नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी का जोहान्सबर्ग में हुआ भव्य स्वागत। तो ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग पहुंचे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोहान्सबर्ग में भव्य स्वागत हुआ। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन है और इस दौरान इस सम्मेलन में शामिल होने जोहान्सबर्ग में मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि इस दौरान बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई, जहां प्रधानमंत्री का बेहद ही भव्य स्वागत किया। नृत्य संगीत के साथ ये स्वागत हुआ। जिनपिंग से मुलाकात भी उनकी हो सकती है। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। तो 2019 के बाद ये ऐसा मौका है जब ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। तो पीएम नरेंद्र मोदी का जोहान्सबर्ग में भव्य स्वागत किया गया। वहीं G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज है। एयरपोर्ट से लेकर आईटीसी ग्रैंड तक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। होटल के आसपास 500 से अधिक पुलिसकर्मी होंगे तैनात। 3 से 7 सितंबर तक आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में होगा G20 सम्मेलन। सीएम मनोहर लाल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो होटल के आसपास 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 27 सितंबर को तेलंगाना दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तेलंगाना में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तेलंगाना के खम्मन में करेंगे जनसभा। ओंकार रैली दिया गया है जनसभा का नाम। तो तेलंगाना में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो तेलंगाना के खम्मन में करेंगे जनसभा। तो ओंकार रैली दिया गया जनसभा का नाम, जिसे संबोधित करेंगे। तो 27 सितंबर को तेलंगाना दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना में जनसभा होनी है जिसको संबोधित करेंगे। तेलंगाना के खम्मन में जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया जेल में होने के बावजूद लगातार चर्चों में बने हुए हैं। जेल में रहते हुए पड़पड़गंज से विधायक सिसोदिया ने कोर्ट के क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं को हल करने के लिए विधायक निधि से फंड जारी करने की इजाजत मांगी है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार ली है। इससे मनीष सिसोदिया को विधायक निधि से फंड जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और पड़पड़गंज से विधायक मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने क्षेत्र के विकास के लिए विधायक निधि से फंड जारी करने की इजाजत मांगी थी। मनीष सिसोदिया के इस अर्जी का सीबीआई की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया था। इस संबंध में सिसोदिया के वकील ने बताया कि इससे पहले भी कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया को विधायक निधि फंड से पैसा जारी करने की इजाजत दी जा चुकी है। राघव चड्ढा की टाइप 7 सरकारी आवास की आवंटन रद्द, तो टाइप 7 रद्द होने पर कोर्ट पहुंचे थे आप सांसद। पटियाला हाउस कोर्ट में आज की पूरी हुई सुनवाई। 16 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। तो पटियाला हाउस कोर्ट में आज पूरी हुई सुनवाई। तो 16 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली सेवा बिल को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय से वीडियो वैन का शुभारंभ किया गया। इस वैन के जरिए बीजेपी दिल्ली के हर हिस्से में जाकर जनता को दिल्ली सेवा बिल के बारे में जानकारी दी जाएगी।
सचिन तेंदुलकर को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया। भारत के चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को खुद से जोड़ा है। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने करीब 2.5 दशक तक वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया और इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड बनाया। वो 200 टेस्ट मैच खेलने वाले भी इकलौते क्रिकेटर हैं, जिसको देखते हुए भारत के चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला करते हुए वर्ल्ड क्रिकेट में मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर रहे सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। तो सचिन तेंदुलकर को लेकर चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो सचिन तेंदुलकर बने चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन, जिसे ईसीआई ने सचिन तेंदुलकर को बनाया अपना नेशनल आइकॉन। ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया। तो लगातार लंबे वक्त तक क्रिकेट में लंबा योगदान दिया। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां के खिलाफ 2007 में रामपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उच्चतम न्यायालय में वॉइस सैंपल देने की निचली अदालत के निर्देश के खिलाफ आजम खां ने याचिका दाखिल की है, जबकि सपा नेता के वकील कपिल सिब्बल ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। सपा नेता आजम खां की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द सुनवाई करे। दरअसल आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निचली अदालत के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि मामले में तथ्यों के अनुसार वर्ष 2007 के विधानसभा के चुनाव के दौरान आजम खां ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। इसके बाद सपा नेता के खिलाफ धीरज कुमार सिंह ने रामपुर के टांडा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आजम खां के खिलाफ आईपीसी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और SC/ST एक्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जापान दौरे पर गए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि उनके गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से फोन पर बात हुई है। सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगा दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र की मंडियों में इसका काफी विरोध हो रहा। फडणवीस ने ट्वीट किया कि आज मेरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से टेलीफोन पर बातचीत हुई। केंद्र ने 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादों नासिक और अहमदाबाद में विशेष खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहां 2410 रुपए प्रति क्विंटल पर प्याज खरीदा जाएगा। यह हमारे राज्य के प्याज उत्पादकों के लिए बड़ी राहत होगी। मुंबई के कुर्ला इलाके में दीवार गिरने से एक 18 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान वैष्णवी प्रजापति बताई जा रही है। घटना के बाद प्रजापति परिजनों में कोहराम मचा है। घटना के बाद मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू किया। खबर बिहार के सुपौल से है, जहां छातापुर मदरसा में करवाए इत्तेहाद और भाईचारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन छातापुर मुखिया पति मकसूद मसन ने किया है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि डॉक्टर खालिद अनवर को शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताया। वहीं MLC डॉक्टर खालिद अनवर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार हमेशा बिहार के विकास किया है और खासकर मुसलमानों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि सभी वर्ग और समुदाय के लोग मिलजुल कर रहने की हमारे देश आगे बढ़ सकेगा। मुसलमानों के अंदर सियासी व दीनी बेदाली लगी है। आज छातापुर में कार्रवाई इत्तेहाद एवं भाईचारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे बिहार विधान परिषद के सदस्य एवं MLC डॉक्टर खालिद अनवर साहब मौजूद हुए हैं। सर, आज जो कार्यक्रम किया गया है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो नफरत बांट रही है समाज के अंदर और समाज को लड़ा रही है, आपस में हम ही को आपस में लड़ा करके और सत्ता हथिया लेती है, इसको समझाना कि हमारी साझी विरासत क्या है। महात्मा गांधी जी ने कैसा भारत दिया हमको, डॉक्टर अंबेडकर ने कैसा भारत दिया, सरदार पटेल ने क्या भारत दिया और मौलाना आज़ाद ने किस तरह की संस्कृति दी। हमारा भारत वही है
और भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो हमारा भारत नहीं है। हमें अपनी साझी संस्कृति को बचाना है और नफ़रत की जो राजनीति चल रही है उसको रिजेक्ट करना है। समाज बिहार हमारा समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है, मुल्क भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस कार्यक्रम से लोगों पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ेगा ही। लोगों को जब बताया जाता है, समझाया जाता है, अब बिहार के हर मस्जिद में कमेटी बनेगी, हर मोहल्ले में कमेटी बनेगी, भाईचारा कमेटी बनेगी, और एक तरफ से तो झगड़ा नहीं होता। अगर मुसलमान अगर ये तय कर ले कि हमको दंगा नहीं होने देना, तो फिर कौन दंगा कर लेगा? आइए बम मारिए जाइए। तो ये जो बाहर से लोगों को बुला बुला करके छुरी मरवाते हैं, बम मरवाते हैं, अगर एक समाज ये तय कर ले, हिंदू मुस्लिम ये तय कर ले कि हमको दंगा नहीं होने देना है, तो भारतीय जनता पार्टी की टीआरपी ख़त्म हो जाएगी। कहीं जब दंगा नहीं होगा, नफरत नहीं होगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत कहाँ रहेगी? जिस तरह आप लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, क्या लगता है 2024 जो लोकसभा चुनाव है यह कितना असरदायक होगा? देखिए, देश के लोगों ने ये तय कर लिया, 130 करोड़ लोगों ने भारत के, कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी धोखेबाज पार्टी है, बात बनाने वाली पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। इस पार्टी को सत्ता में नहीं लाना है। तो आपने सुना एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर साहब को, इन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी जिस तरह नफरत फैला रही है उनको दूर करना है और लोगों को एकत्रित करके मुख्यमंत्री के जो काम है उनको बताना है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश साहनी ने पदभार ग्रहण करने के बाद पार्टी के प्रति आभार जताया है। साथ ही कहा कि मछुआरे का बेटा अगर कोई सम्मान कर सकता है तो वह बीजेपी है। वहीं मुकेश साहनी का निशाना साधते हुए कहा कि मुकेश साहनी जी मछुआरे को लेकर नहीं चलते हैं, वह सिर्फ अपना राजनीतिक का चमकाना चाहते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमें प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है, सदन में उसी अंदाज में सरकार को घेरेंगे जिस अंदाज में हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी घेरा करते थे। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने जदयू द्वारा पाकिस्तान की कानून व्यवस्था को भारत से बेहतर बनाने पर करारा प्रहार किया और कहा है कि महागठबंधन सरकार का तुष्टीकरण और पाकिस्तान प्रेम बिहार और बिहार वासियों को शर्मसार कर दिया है। साथ ही सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन सरकार का पाकिस्तान प्रेम आकस्मिक और अनायास नहीं है, ये वोट के लिए अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण और पाकिस्तान का गुणगान में वर्षों से लगे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस का तुष्टीकरण भारत का इतिहास रचने को तैयार है। भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 अपने अंतिम चरण में है। कल 6:04 पर यह चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसरो जब चंद्रयान 3 लैंड को 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा तो मिशन को अंतिम 15 मिनट में प्रवेश करना होगा। इस दौरान लैंड को उच्च गति वाली क्षैतिज स्थिति से एक लंबवत स्थिति में स्थानांतरित करना होगा। अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच पिछले कुछ महीनों पहले विवाद देखने को मिला था, लेकिन इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने उठाया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। उसके बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से एक बिल पेश किया गया और दोनों ही लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, दोनों ही जगहों से इसको पास भी करा लिया गया। दिल्ली सेवा बिल उसका नाम रखा गया था, संसद से पास कराया गया था। और दिल्ली बीजेपी की ओर से बाकायदा एक वीडियो वैन चलाया जा रहा है और इस वैन के जरिए दिल्ली सेवा बिल के बारे में दिल्ली की जनता को बताया जाएगा। और सीधे तौर पे लिखा गया है, अब नहीं चलेगा शराब माफिया का खेल, अब बंद होगा शीश महल का धंधा, अब कसेगी केजरीवाल गैंग पर लूट पर नकेल और भ्रष्ट केजरीवाल गैंग से दिल्ली की जनता को बचाने वाला ये वैन कहीं ना कहीं यहाँ पे वीडियो भी इस वैन में चलाई जा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं और करीब बताया जा रहा है कि 6 से 7 ऐसी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे चलाई जा रही है। तो सीधे तौर पे दिल्ली सेवा बिल के बारे में दिल्ली के लोगों को बताने के लिए दिल्ली बीजेपी की ओर से इस तरीके की वैन चलाई जा रही है। ब्रजेश राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।